नमस्कार फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान हमने एक न्यू जिम्नोस्पर्म टेक्सस प्लांट को स्टार्ट किया था। वहाँ पर हमने टेक्सस प्लांट की मॉर्फोलॉजी और उसकी स्टेम एनाटॉमी एंड उसमें द्वितीयक वृद्धि को डिस्कस किया था या उसकी स्टडी की थी। आज हम स्टडी करेंगे टेक्सस में पर्ण की आंतरिक संरचना। मैंने आपको बताया था जब टेक्सस की मॉर्फोलॉजी को पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जो टेक्सस की जो पर्ण होती है वह कैसी थी। मॉर्फोलॉजी में एक रेखीय प्रकृति की थी, उसमें केवल एक ही मध्य सिरा उपस्थित थी और कैसी थी, काफ़ी चपटी थी, जैसे नीरियम या जो कनेर की पर्ण होती हैं उसके समान वह थी और उसमें पर्ण वृंत भी एब्सेंट था। तो उसकी आज हमें आंतरिक संरचना को डिस्कस करना है। तो अगर उसकी आंतरिक संरचना की बात करें तो आंतरिक संरचना में हमें विभिन्न प्रकार के यहाँ पर ऊतक या विभिन्न प्रकार के पोर्शंस देखने को मिलेंगे। तो अगर पर्ण की आंतरिक संरचना की हम बात करें तो इसकी आंतरिक संरचना में क्या क्या देखने को मिलेगा हमें। एक तो एपिडर्मिस, उसके बाद मेसोफिल क्षेत्र, और उसके बाद इसका संवहन क्षेत्र या वेस्कुलर रीजन या वेस्कुलर बंडल। तो अगर आंतरिक संरचना में क्या क्या देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस, इसका मेसोफिल क्षेत्र या जो मेसोफिल क्षेत्र वाला जो रीजन है या मेसोफिल रीजन है वह देखने को मिलेगा। और फाइनली पर्ण के केंद्र में क्या देखने को मिलेगा, हमें संवहन क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो इसके प्रत्येक पोर्शन की या प्रत्येक प्रकार के ऊतक की हम अलग अलग से बात करेंगे। तो अगर एनाटॉमी की बात करें पर्ण में तो सर्वप्रथम जो इसकी पर्ण होती है वह कैसी होती है, डोर्सी वेंट्रल प्रकार की होती है। कैसी होगी, डोर्सी वेंट्रल, या हिंदी में बोले तो इसे पृष्ठाधारी पर्ण। मतलब पर्ण में दो सतह उपस्थित होगी, एक तो पृष्ठ सतह और एक आधारीय सतह, और दोनों ही सतह में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाएगा। जैसे इसकी जो पृष्ठीय सतह है इसके ऊपर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, जबकि अदर सतह होती है उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसी कारण इसकी जो अदर सतह होती है वह कैसी होती है, खुरदरी नेचर की होती है। तो इस प्रकार की जो पर्ण होती है उसे क्या कहा जाता है, डोर्सी वेंट्रल या पृष्ठाधारी पर्ण कहा जाता है। और इसी ही प्रकार की जो पर्ण होती है वह द्विबीजपत्री जो पादप है, एंजियोस्पर्म के जो द्विबीजपत्री पादप है उनमें भी कौन सी पर्ण पाई जाती है, डोर्सी वेंट्रल टाइप की पर्ण पाई जाती है या पृष्ठाधारी पर्ण पाई जाती है। तो ऐसी ही पर्ण हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी, टेक्सस के प्लांट में देखने को मिलेगी। और डोर्सी वेंट्रल का मतलब मैंने बता दिया आपको, पृष्ठ व अधर सतह में कुछ मात्रा में अंतर पाया जाएगा। पृष्ठ सतह थोड़ी चिकनी प्रकृति की होगी और जो अधर सतह होगी मतलब निचली सतह वह कैसी होगी, खुरदरी प्रकृति की होगी, मतलब दो सतह उपस्थित होगी। इसी कारण इसे पृष्ठाधारी पर्ण कहा जाता है। पृष्ठ और अधर सतह दोनों ही इसमें उपस्थित है। अब जो ये पर्ण है ये कैसी है, एक तो डोर्सी वेंट्रल है और कैसी है, मरुद्भिदी प्रकृति की है। मरुद्भिदी प्रकृति का मतलब जानते हो आप, जीरोफाइटिक नेचर की है। और जीरोफाइटिक किन्हें कहा जाता है, वह प्लांट्स जो पानी की कमी वाले आवासों में उगते हैं उन्हें जीरोफाइट्स प्लांट्स कहा जाता है। और उस जीरोफाइटिक जो कंडीशन है उसके प्रति अडप्टेड होने के या उसके प्रति अनुकूल होने के जो लक्षण होते हैं वह इन प्लांटों में पाए जाते हैं। जैसे इन पत्तियों में भी कुछ संरचनाएं ऐसी देखने को मिलेगी यहाँ पर जो कि मरुद्भिदीय आवासों में उगने हेतु इन्हें क्या करेगी, अनुकूलन प्रदान करेगी। तो मतलब जो यह पर्ण होगी वह कैसी होगी, जीरोफाइटिक नेचर की होगी। मतलब इनमें कुछ ना कुछ ऐसे करैक्टर पाए जाएंगे जो कि इन प्लांटों को जीरोफाइटिक आवासों में उगने हेतु सामर्थ्यता प्रदान करने का कार्य
करेंगे। तो पर्ण कैसी है, तो डोर्सी वेंट्रल है और एक मरुद्भिदीय प्रकृति की पर्ण है। अब इसकी आंतरिक संरचना की बात करते हैं, तो आंतरिक संरचना में हमने देखा कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसकी एपिडर्मिस है, इसके बाद इसका मेजोफिल क्षेत्र है या मध्योतक है, और उसके बाद इसका संवहन क्षेत्र है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम इसके एपिडर्मिस वाले क्षेत्र की। तो जो एपिडर्मिस होती है वह पर्ण की दोनों ही सतह पर पाई जाती है। ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली एपिडर्मिस को क्या कहेंगे, अपर एपिडर्मिस कहेंगे। जैसे ये ऊपरी सतह पर पाई जा रही है तो इसे क्या कहेंगे हम, अपर एपिडर्मिस, और निचली सतह पर पाई जाने वाली एपिडर्मिस को क्या कहेंगे, लोअर एपिडर्मिस या निचली बाह्य त्वचा और ऊपरी बाह्य त्वचा। और जो ये एपिडर्मिस होती है वह कैसी होती है, एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई परत होती है। और जो ये एक स्तर की जो कोशिकाएं हैं ये काफ़ी पास पास सटी हुई होती है और कैसी दिखाई देती है, यह आयताकार आकृति की दिखाई देती है। मतलब ये कोशिकाएं काफ़ी पास पास सटी हुई होगी, मतलब इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। और जब इसकी अनुप्रस्थ काटेंगे अपन पर्ण की तो वह कैसी दिखाई देगी, आयताकार आकृति की दिखाई देगी। और जो इसकी जो ऊपरी एपिडर्मिस होती है इसके ऊपर तो क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। तो अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाया जाएगा, क्यूटिकल का मोटा आवरण। और जो लोअर एपिडर्मिस होगी या निचली बाह्य त्वचा होगी उसके ऊपर भी क्यूटिकल की परत पाई जाएगी, परंतु यहाँ पर जो क्यूटिकल की जो परत पाई जाती है वह कैसी है, थोड़ी पतली है। मतलब क्यूटिकल की कैसी परत पाई जाती है, क्यूटिकल की महीन परत पाई जाती है या पतली परत पाई जाती है। और निचली एपिडर्मिस में ही क्या पाए जाते हैं, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, सनकान स्टोमेटा कहा जाता है। निचली एपिडर्मिस पर ही क्या पाए जाएंगे, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें सनकान स्टोमेटा कहा जाता है। और जो ये सनकान स्टोमेटा है ये किस प्रकार के हैं, ये हैं हैप्लोचिलिक प्रकार के। किस प्रकार के हैं, हैप्लोचिलिक प्रकार के। मतलब विकास के आधार पर देखें, मतलब अगर रंध्र में पाई जाने वाली जो गार्ड सेल्स होती है या द्वार कोशिकाएं होती हैं और रंध्र में क्या पाई जाती है, सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर दोनों ही कोशिकाओं की उत्पत्ति या दोनों ही कोशिकाओं का जो विकास का जो क्रम होता है अगर वह एक समान है तो इस प्रकार के रंध्र का जो विकास होता है वो उन्हें क्या कहा जाता है, हैप्लोचिलिक प्रकार का विकास या डेवलपमेंट के आधार पर हैप्लोचिलिक प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं जो कि धसे हुए होते हैं, मतलब सनकान स्टोमेटा होते हैं। तो यह कर ली हमने इसकी एपिडर्मिस की बात। अब इसका जो सेकंड पोर्शन है वह क्या है, इसका मेजोफिल क्षेत्र। तो जो मेजोफिल क्षेत्र होता है वह पर्ण के अधिकांश भाग में पाया जाता है। मतलब जो पूरा ही जो पर्ण का जो है पोर्शन है उनमें से अधिकांश भाग किससे मिलकर बना हुआ होता है, मेजोफिल रीजन से या मेजोफिल क्षेत्र से मिलकर बना हुआ होता है। और जो ये मेजोफिल क्षेत्र होता है यह भी दो भागों में बटा हुआ होता है। एक तो किस में बटा हुआ होता है, खम्भ ऊतक या पेलिसेड पेरेन्काइमा, और दूसरा जो भाग है वह कौन सा है, स्पंज ऊतक या स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो जो ये खम्भ ऊतक होता है, खम्भ ऊतक की ऊपरी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की ओर दो परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें मिलेगी, दो परतें मिलेगी। किसके नीचे, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की ओर, जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। और ये कोशिकाएं कैसी है, बेलनाकार आकृति की लंबी लंबी कोशिकाएं हैं
जिनके मध्य अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि ये कोशिकाएं आपस में पास पास सटी हुई रहती है और सटी हुई रहने के कारण इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। तो जो खंभ ऊतक होता है उसकी यहाँ पर कितनी परतें पाई जाएगी, 2 परतें पाई जाएगी। और इन परत की जो कोशिकाएं होती है वह कैसी है, लंबी लंबी बेलनाकार कोशिकाएं हैं और इन बेलनाकार कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं देखने को मिलेंगे। और जो ये खंभ ऊतक की कोशिकाएं हैं इनमें क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण ये किसका कार्य करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। इसके पश्चात मेसोफिल क्षेत्र के दूसरे ऊतक की बात करें तो दूसरा ऊतक कौन सा है, तो दूसरा ऊतक है स्पंज ऊतक। और जो ये स्पंज ऊतक होता है यह मेसोफिल क्षेत्र के इस खंभ ऊतक के नीचे की ओर पाया जाता है। और स्पंज ऊतक में कैसी कोशिकाएं होगी, अंडाकार कोशिकाएं या गोलाकार कोशिकाएं होगी। और इन गोलाकार कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है, अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। जैसे ये कोशिकाएं दिख रही है आपको यहाँ पर, ये कौन सी कोशिकाएं हैं, स्पंज ऊतक की कोशिकाएं हैं। और ये कैसी कोशिकाएं हैं, गोलाकार कोशिकाएं हैं, जिसके कारण और ये गोलाकार कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, फिर भी इनके बीच में कुछ ना कुछ मात्रा में, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो आप, कुछ ना कुछ मात्रा में यहाँ पर कोशिकाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं, अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। और जो ये स्पंज ऊतक की कोशिकाएं होती है ग्लूकोज के संग्रहण का कार्य करती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम मेसोफिल रीजन में ही एक प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसे कहा जाता है संचरण ऊतक। तो संचरण ऊतक की क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पर, तो पर्ण में जो ये मेसोफिल क्षेत्र पाया जा रहा है, इस मेसोफिल क्षेत्र में जो ये खंभ ऊतक है और जो ये स्पंज ऊतक है इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर एक प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, संचरण ऊतक कहा जाता है। अब जो ये संचरण ऊतक है इसकी यहाँ पर क्या जरूरत पड़ गई, तो हमने पढ़ा था कि जो पर्ण होती है इसमें केवल एक ही मध्य सिरा पाई जाती है। तो एक ही मध्य सिरा पाई जाती है और वह मध्य सिरा कहाँ पर होती है, पर्ण के केंद्र में होती है। देखना मैंने जब पर्ण की बाह्य संरचना बताई थी तो पर्ण में कैसी थी, एक रेखीय प्रकृति की थी और जिसका शीर्ष सिरा नुकीले था और उसमें क्या था, केवल एक ही मध्य सिरा उपस्थित थी। तो जब हम इसकी टीएस काटेंगे तो यह कैसी दिखाई देगी, इस प्रकार की दिखाई देगी। मतलब जो मध्य सिरा वाला पोर्शन है वो यहाँ पर केंद्र में दिखाई देगा और केंद्र में दिखाई देने के कारण जो जल, भोज्य पदार्थ और जितने भी जो खनिज पदार्थ हैं उनका परिवहन केवल केंद्र में ही हो पाएगा। तो लेटरली भी तो इनका परिवहन करना है भोज्य पदार्थों का, या यहाँ पर जो मेसोफिल क्षेत्र है या जो ये खंभ ऊतक वाला पोर्शन है इनमें अगर प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ग्लूकोज या जो भी फूड बनेगा उनको यहाँ तक जाइलम तक भी तो लाना है, फ्लोएम तक भी तो लाना है। तो उनको किसके माध्यम के द्वारा लाया जाएगा, क्योंकि इधर तो कोई संचरण, इधर तो कोई ट्रांसफ्यूजन टिश्यू या परिवहन ऊतक है ही नहीं। तो इसी कारण यहाँ पर किसका निर्माण हो चुका है, संचरण ऊतक का निर्माण हो चुका है। और ये संचरण ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं, जो इसका संवहन क्षेत्र है इस संवहन क्षेत्र के दोनों ओर पाए जाते हैं और जो खंभ ऊतक और स्पंज ऊतक है इनके बीच में पाए जाते हैं। और ये संचरण ऊतक कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, ऐसा माना जाता है कि संचरण ऊतक में क्या उपस्थित होती है, वाहिनिकाएं, वाहिनिकीय कोशिकाएं और एल्बुमिनस कोशिकाएं। कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, जो जाइलम की जो वाहिनिकाएं होती है उसी के समान यहाँ पर क्या पाई जाएगी, लंबी लंबी कोशिकाएं पाई जाएगी।
और कुछ मात्रा में यहाँ पर क्या पाई जाएगी, एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं भी पाई जाएगी, जो कि फ्लोएम की सह कोशिकाओं के समान होती है, मतलब उनसे थोड़ा बहुत समानता प्रदर्शित करती हैं। तो ऐसी ही कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाएगी जो कि अरीय रूप से व्यवस्थित होगी और अरीय भागों में पर्ण के जो लेटरल पोर्शन है उनमें संवहन देने का कार्य या खाद्य पदार्थों का, वाटर का, इनका कंडक्शन या संवहन करने का कार्य करती है। अब जो यह संचरण ऊतक है, इसके बाद बात करते हैं हम संवहन क्षेत्र की। जो यह संवहन क्षेत्र होता है यह पर्ण का केंद्रीय भाग होता है और इस पर्ण के चारों ओर क्या पाई जाती है, मतलब पर्ण का जो केंद्रीय भाग होता है या संवहन क्षेत्र होता है, इसके चारों ओर यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई ढोलकाकार परत पाई जाती है। मतलब यहाँ पर जो परत मिलेगी वह कौन सी होगी, एंडोडर्मिस परत होगी, जिसमें कौन सी कोशिकाएं होती है, ढोलकाकार कोशिकाएं होती है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेलनाकार कोशिकाएं होती है, जो कि लंबी लंबी ऐसे रेंज व्यवस्थित होती है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि आयताकार कोशिकाएं होती है, जो कि यहाँ पर इसका जो संवहन क्षेत्र है या इसका जो वेस्कुलर रीजन है उसके चारों ओर पाई जाती हैं। वैसे जो दूसरी पर्ण होती है इसको वहाँ पर क्या बोला जाता है, बंडल शीथ बोला जाता है, परंतु यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, इसे एंडोडर्मिस परत बोलेंगे, क्योंकि ये ढोलकाकार कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। अब इस एंडोडर्मिस के आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है, तो इस एंडोडर्मिस के आंतरिक भाग में एक वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, क्योंकि मध्य सिरा एक है तो वेस्कुलर बंडल भी कितना होगा, यहाँ पर एक ही होगा। और उस वेस्कुलर बंडल में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम होगा, और जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर उपस्थित है। तो इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे हम, संयुक्त प्रकार की व्यवस्था बोलेंगे। और इनमें जो जाइलम होता है वह इसके डोर्सल वाले पोर्शन की ओर होता है, और फ्लोएम कहाँ पर होता है, निचले वाले या वेंटर वाले जो आधारीय सतह होती है, जो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ का आधारीय सतह, इसमें तो क्या होगा, फ्लोएम होगा, जबकि जो ऊपरी जो पोर्शन होगा उसमें क्या होगा, जाइलम होगा। और जाइलम किसका संवहन करता है, जल का संवहन करता है, और जो फ्लोएम होगा वह भोज्य पदार्थों का संवहन करने का कार्य करता है। और यहाँ पर जो कैम्बियम होती है वह कैम्बियम तो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ तो इनमें पाई नहीं जाती। तो ये थी पर्ण की आंतरिक संरचना। तो आगे होगी आपके समझ में पर्ण की आंतरिक संरचना में कौन कौन से पोर्शन देखे हमने, एपिडर्मिस, मेसोफिल क्षेत्र, उसके बाद उस मेसोफिल क्षेत्र में ही संचरण ऊतक, और उसके बाद संवहन क्षेत्र। और संवहन यहाँ पर वेस्कुलर बंडल उपस्थित है जो कि एंडोडर्मिस से घिरा हुआ है। एपिडर्मिस ऊपरी तथा निचली दोनों ही सतह पर पाई जाएगी, और कैसी होगी, इसमें काफ़ी एक स्तरीय परत होगी जिसमें सटी हुई काफ़ी पास या सटी हुई कोशिकाएं होगी, और ऊपरी एपिडर्मिस के ऊपर तो क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाएगा, और निचली जो एपिडर्मिस है इस पर क्यूटिकल का थोड़ा पतला या महीन आवरण पाया जाएगा। निचली एपिडर्मिस पर ही धसे हुए रंध्र या संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो कि विकास की दृष्टि से कैसे होते हैं, हेप्लोचिलिक प्रकार के होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं मेसोफिल क्षेत्र की। तो मेसोफिल क्षेत्र दो ऊतकों में बटा हुआ होता है, एक तो खम्भ ऊतक, एक स्पंज ऊतक। खम्भ ऊतक की दो परतें पाई जाती है जिसमें बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं, और इन बेलनाकार कोशिकाओं के बीच में क्या नहीं पाया जाता, अंतराल कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। और इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या कार्य करेगी, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगी। उसके बाद जो पर्ण की जो निचली सतह होती है उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है, स्पंज ऊतक पाया जाता है, और यह बहुस्तरीय होता है। इसमें कौन सी कोशिकाएं होती है, गोलाकार या अंडाकार कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है, अंतराल कोशिकीय अवकाश पाया जाता है, और ये विभिन्न भोज्य पदार्थों के संग्रहण का कार्य करती है। और जो यहाँ पर जो खम्भ ऊतक और जो स्पंज ऊतक हैं, इनके बीच में लंबी लंबी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए, या हम बोल सकते हैं कि
कोशिकाओं और एल्ब्यूमिनस कोशिकाओं से बने हुए संचरण ऊतक पाए जाते हैं, जो पर्ण के पार्श्वीय भागों में सप्लाई देने का कार्य करते हैं। इसके बाद इसके रंभ क्षेत्र की बात की हमने या संवहन क्षेत्र की बात की, तो ये एक स्तरीय एंडोडर्मिस से घिरा हुआ पोर्शन होता है और एंडोडर्मिस में कैसी कोशिकाएं पाई जाती है, ढोलकाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। संवहन क्षेत्र में वेस्कुलर बंडल पाया जाता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम जल का संवहन करेगा, फ्लोएम भोजन का संवहन करेगा, और जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एक ही वेस्कुलर बंडल में हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था को संयुक्त कहा जाता है। और यहाँ पर जो ये जाइलम हमें जो देखने को मिलेगा, ये ऊपरी एपिडर्मिस की ओर या पर्ण की जो पृष्ठीय सतह है उस ओर उपस्थित होगा, जबकि जो फ्लोएम है वह आधारीय सतह की ओर या निचली जो एपिडर्मिस है या पर्ण का जो निचला वाला पोर्शन है या वेंटर वाला पोर्शन है उस ओर हमें देखने को मिलेगा। तो ये थी पर्ण की आंतरिक संरचना। अब हम अगले वीडियो लेक्चर के दौरान टेक्सस में रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।